Sheet number 30, a block of mass 1 kg lies on a horizontal surface in a truck. तो एक ट्रक है, उसका हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एक 1 kg का ब्लॉक पड़ा हुआ है. आगे, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस इज 0.6. तो इसके बीच में फ्रिक्शन है 0.6. एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज 5. एज्यूमिंग कि ट्रक रेस्ट से चला है और वो एक्सेलरेट करता है, तो एक्सेलरेट करेगा तो ब्लॉक पे क्या लगेगी, ब्लॉक कहाँ जाएगा, पीछे. ब्लॉक पे क्या लगेगी, सूडो फोर्स. ब्लॉक पीछे आने की कोशिश करेगा. कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. तो ब्लॉक पे क्या फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, ये क्वेश्चन है. तो ये ब्लॉक है वो किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट. देखो इसे मेंशन नहीं किया लेकिन मेंशन करना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रिक्शन थोड़ी हल्की पड़ गई तो ये ब्लॉक पीछे भी आ सकता है. ब्लॉक पीछे मूव करेगा. ब्लॉक का मास कितना है, 1 kg, और इस पूरी कार का या जो भी ये फ्रेम है उसकी एक्सेलरेशन क्या है, 5. सूडो फोर्स पीछे क्या लगेगी, 1 × 5. तो अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगी तो 5 न्यूटन से ये ब्लॉक पीछे मूव कर ही जाएगा. पर क्योंकि मेरे को ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है तो कौन बचाएगा इससे, फ्रिक्शन. तो अगर ये ब्लॉक पीछे आने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, आगे. तो अगर आगे और पीछे की फोर्स बराबर हो जाए तो ये ब्लॉक किस पे रहेगा, एट रेस्ट. तो करते हैं इक्वेट. 1 × 5 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो 1 × 5 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 5 न्यूटन. अपने को निकालना क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. ये करने की जरूरत ही नहीं है. तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, 5 न्यूटन. लेकिन एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि क्या ये ब्लॉक मूव कर सकता है. हमें कैसे पता फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि नहीं. देखो क्योंकि यहां मैंने ऐड करवाया कि बॉडी इज लाइंग एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि स्टैटिक का केस है. तो अज्यूम कर रहा हूं कि बॉडी रेस्ट पे ही है. और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो फिर आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है. चेकिंग क्या करनी है फिर, तो अगर मैंने बोल ही दिया बॉडी रेस्ट पे है तो चेक तो तब करना है ना कि अगर बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी. इस केस में तो 101% बॉडी मूव नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो आगे और पीछे की फोर्स बराबर. तो एफ सीधा स्ट्रेट पे क्या पुट कर देना है यहाँ पर, 5 न्यूटन. डन. 5 न्यूटन की फ्रिक्शन है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. क्यों, क्योंकि आगे और पीछे की फोर्स क्या होनी चाहिए, बराबर, सो दैट ये बॉडी किस पे रहे, एट रेस्ट. हालांकि मैंने किया हुआ है, मैंने म्यू को लिया 0.6 और मैंने एफ एस मैक्स कैलकुलेट किया. और इस बॉडी को मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, 6 न्यूटन. लेकिन मैंने कितनी लगाई, 5 न्यूटन. तो जो आपने फोर्स अप्लाई की वही क्या मानी जाएगी, फ्रिक्शन. पर क्योंकि मैंने उसमें ऐड करवा दिया बॉडी इज लाइंग एट रेस्ट, फिर मेरे को चेकिंग की भी जरूरत नहीं है. फिर तो आई एम श्योर कि बॉडी रेस्ट पे है. तो आगे और फोर्स की आगे और पीछे की फोर्स को इक्वेट करो, एफ की वैल्यू सीधा बोल दो 5 न्यूटन टन. पॉइंट समझ में आ रहा है. पर अगर चेक करना पड़ जाए तो भी तरीका है, नहीं इसमें जरूरत नहीं है करने की. जैसे ये क्वेश्चन है, बॉडी जिसका वेट 20 kg है, 20 kg की बॉडी है, जस्ट स्लाइड्स डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन. जब ये वर्ड जस्ट स्लाइड डाउन बोलते हैं तो लास्ट टाइम लिखवाया था, इंपॉर्टेंट. जस्ट का मतलब है, जस्ट स्लाइड डाउन का मतलब एक्सेलरेशन 0, बहुत हल्के हल्के विद कांस्टेंट वेलोसिटी ये बॉडी नीचे उतरेगी, एक्सेलरेट नहीं करेगी. एंड दैट राइजेस 5 मीटर इन एवरी 13 मीटर. 5 इन 13, 5 इन 13, 1 इन 2, 1 इन 5 का मतलब क्या होता है, साइन थीटा. तो 5 इन 13 का मतलब साइन थीटा गिवन है 5/13, तो ये साइड क्या आ जाएगी, 12. What is the coefficient of friction? अब क्योंकि ये बोल रहा है जस्ट स्लाइड, एक्सेलरेशन तो लेनी नहीं है, पर कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है, mg sin थीटा, और कौन अपोज कर रही है, फ्रिक्शन. अब क्योंकि ये बॉडी नीचे तो आ नहीं रही, या सॉरी ये बॉडी में एक्सेलरेशन तो है नहीं, पर कोई कहता है कि हो सकता है नीचे आती हो. हाँ तो आ सकती है. mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. पर एक्सेलरेशन तो लेनी नहीं है, जस्ट स्लाइड्स डाउन है. तो ऑब्वियसली mg sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, f के. तो अगर किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन 0 है तो उसके नीचे और ऊपर की फोर्स को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है. सीधा आंसर आ जाएगा. इतनी बड़ी क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है आपको. तो इसके अंदर सीधा एक्सेलरेशन 0 है, ऊपर और नीचे की फोर्सेस को इक्वेट कर दिया. और नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड प्लेन में क्या होता था, mg cos थीटा. तो n की जगह mg cos थीटा, mg से mg कैंसल. तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, म्यू. tan थीटा उस राइट एंगल ट्राइंगल से निकल सकता है 5/12.
तो म्यू की वैल्यू भी क्या है 5/12 यानी कि 0.41 इज द आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है, तो एक स्टूडेंट मुझसे बोला कि ये करने की जरूरत क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम एक टॉपिक किया था एंगल ऑफ रिपोज। अगर ये बॉडी रेस्ट पे ही है और एक्सेलरेशन 0 है फिर तो फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, स्लाइड करते हुए नीचे तो आ नहीं रही, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो तुम कुछ भी मत करो, इसको हाथ भी में लगाओ पेन को, सीधा बोल दो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू आंसर है। तो tan थीटा क्या है 5/12, म्यू इज इक्वल टू 5/12 आंसर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्योंकि लास्ट टाइम एंगल ऑफ रिपोज किया था ना कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो इक्वेशन क्या होती है इंक्लाइंड प्लेन पे रेस्ट के लिए, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू की इक्वेशन फॉलो की जाती है। और जस्ट एबल टू मूव का मतलब हल्की हल्की हिली विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो लिमिटिंग का केस है ये बेसिकली। आइडिया समझ में आ रहा है? नहीं तो अगर नहीं उतना शायद लोग रिलेट कर भी नहीं पाएंगे, मत लगाओ, ये तो लगा ही सकते हो, नीचे और ऊपर की फोर्स को तो इक्वेट कर ही सकते हो, अपने आप आंसर tan थीटा म्यू आ जाएगा। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्कूटर वेज 120 kg फोर्स। kg फोर्स क्या होती है, क्या बताया था? kg फोर्स का मतलब 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर किस में आ जाएगा? न्यूटन में। एक स्कूटर का वेट पता है और अगर मैं मास पूछूं स्कूटर का तो कितना है? 120 kg मास है बस। तो एक स्कूटर का मास गिवन है 120 kg। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो दैट व्हील स्टॉप रोलिंग एंड स्टार्ट स्किडिंग। तो ये स्किडिंग स्टार्ट हो गई। जब बॉडी घिसटती हुई जाएगी, स्किडिंग होगी, तो कौन सी फ्रिक्शन हो जाएगी? काइनेटिक। कहां पर? इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन जो इसको रोकेगी। और फाइनली ये किस पे आ गया? एट रेस्ट। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, क्या निकालना है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है इसमें? तो रूल नंबर 1, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये बॉडी जो है वो रिटार्ड करेगी कि एक्सेलरेट करेगी? वैसे रिटार्ड करेगी। रिटार्ड क्यों करेगी? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है? 0। कौन रिटार्ड करेगा? मेरी तो फोर्स नहीं है ना, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैंने तो बॉडी को बस स्कूटर को छोड़ा और स्किड होना स्टार्ट हो गया, मैंने तो कोई फोर्स नहीं लगाई, इसको ऑलरेडी वेलोसिटी मिली होगी। तो सिर्फ अकेली फोर्स इस पे काम क्या कर रही है? फ्रिक्शन, जो इसको रोकेगी। तो फ्रिक्शन कौन सी? काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पूछ रहे क्या है? तो कुछ भी नहीं करना, इसमें कुछ इक्वेशन तो बननी नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। आपको क्योंकि इसमें म्यू गिवन है लेकिन मेंशन नहीं है ये काइनेटिक है कि स्टैटिक है, पर क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बॉडी स्किड कर रही है, स्लाइड कर रही है, तो ये स्टैटिक का केस हो ही नहीं सकता। बाय डिफॉल्ट ये कौन सा केस है? काइनेटिक का केस है। तो इसलिए फ्रिक्शन कौन सी निकलेगी? काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला सबको पता है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। म्यू आपको पता है, नॉर्मल रिएक्शन कितना है यहाँ पर? 120 g, क्योंकि इसका वेट कितना है? 120 g, नॉर्मल रिएक्शन भी कितना है? 120 g। तो अगर कोई बॉडी इस सरफेस पे पड़ी हुई है तो इसके ऊपर ब्लॉक पड़ा हुआ है तो इसका वेट ही इसका नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये पॉइंट क्लियर है, म्यू टाइम्स mg। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं न्यूटन में, पर क्योंकि अगर आंसर kgf में निकालना है तो कोई बात नहीं, इसको 9.8 से डिवाइड कर देना, आंसर kg फोर्स में आ जाएगा। तो kg फोर्स से न्यूटन में जाने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई और न्यूटन से kg फोर्स जाने के लिए 9.8 से डिवाइड। क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है? कैसे सोचना है समझ में आ रहा है यहाँ तक? उसने फ्रिक्शन पूछी, उसने कोई इक्वेशन ऑफ मोशन तो अप्लाई भी नहीं करवाई, वो पूछ रहा है बस फ्रिक्शन बता दो। अब फ्रिक्शन तो इसमें काइनेटिक ही होगी, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है? म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। तो आंसर मार्क कर दो, डन। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहाँ तक? और ये समझ में आ रहा है कि ये केस ऑफ स्टैटिक नहीं हो सकता, ये केस ऑफ काइनेटिक ही होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, एक ऑटोमोबाइल है, इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ स्पीड ऑफ v। तो एक ऑटोमोबाइल है, उसकी स्पीड क्या है? v। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड इज म्यू। तो इसमें ना म्यू सरफेस के ऊपर म्यू गिवन है। शो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच ऑटोमोबाइल कैन बी स्टॉप्ड इज v²/2। इसका मतलब ऑटोमोबाइल को क्या करना है? मुझे रोकना है। रोकना है तो फाइनल वेलोसिटी क्या करनी है? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v। फाइनल कितनी है? 0। और एज्यूमिंग रोकने के लिए मैंने क्या अप्लाई की होगी? ब्रेक्स। ब्रेक से बॉडी स्किड की होगी, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन तो हमने नहीं की। रोटेशन मोशन व्हील्स के ऊपर कैसे फ्रिक्शन काम करती है हमें नहीं मालूम आज की डेट में, हमें तो सब स्लाइडिंग का पता है, बक्सा स्लाइड कर रहा है, हमें फ्रिक्शन पता है। टायर में क्या फ्रिक्शन है हमने नहीं स्टडी की। टायर की फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन है,
जो रोटेशनल मोशन में स्टडी करवाई जाएगी। पर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, तभी मैंने बॉक्स बनाया, मैंने कोई व्हील नहीं बनाया, बस व्हील ने ब्रेक अप्लाई की होगी और वो स्किड करता हुआ आगे चला गया। अब रूल नंबर 1, मेरे को डिस्टेंस निकालना है कितनी देर में रुका। मैं क्या अप्लाई करूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए एस। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v है, 2 इंटू ए इंटू एस। अब मेरे को s निकालना है। अब इसमें मुझे निकालनी पड़ेगी रिटार्डेशन। इकलौती एक फोर्स इस पे काम कर रही है, कौन सी? फ्रिक्शन। रोकने के लिए कौन हेल्प कर रहा है इसे? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन रोक रही है, तो फ्रिक्शन बोलो एक्सेलरेटिंग फोर्स है कि रिटार्डिंग फोर्स है? रिटार्डिंग फोर्स है। रोकने की फोर्स को रिटार्डिंग फोर्स बोलते हैं, वेलोसिटी जिस फोर्स से बढ़ती है उसे एक्सेलरेटिंग फोर्स बोलते हैं। तो ये रिटार्डिंग फोर्स है। रिटार्डिंग फोर्स में हमेशा क्या लिया जाता है? इसे नेगेटिव। एक्सेलरेटिंग फोर्स पॉजिटिव, रिटार्डिंग फोर्स नेगेटिव। तो रिटार्डिंग फोर्स ने रिटार्डेशन जनरेट की, F इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि और कोई फोर्स भी काम ही नहीं कर रही। तो रिटार्डिंग काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए। काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर है क्या? म्यू टाइम्स एम जी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है? एम जी। एम से एम क्या हो गया? कैंसिल। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस म्यू जी। वैसे एक ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है ये। अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है, स्लाइड करते हुए रेस्ट पे आ रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो चेक कर लेना हर न्यूमेरिकल में ए माइनस म्यू जी पुट किया जाता है। चलो याद करने की जरूरत नहीं है, पर चलो ऐसा बता दिया मैंने ऐसा क्यों। तो रिटार्डेशन क्या है? माइनस म्यू जी। इस रिटार्डेशन को यहां पुट कर दो माइनस म्यू जी। माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसल। एस की वैल्यू आ गई, जो हमने प्रूव करना है, आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें? पहले तो मोशन की इक्वेशन लगानी है, इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसमें रिटार्डेशन चाहिए होगी। तो कौन प्रोवाइड करेगा रिटार्डेशन? रिटार्डिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा रिटार्डेशन। रिटार्डिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन कर रहा है। क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है तो पॉजिटिव नहीं हो सकती, इट विल जनरेट नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा। चेक करो, स्टेप समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये लो, ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन। से मिलता जुलता क्वेश्चन है, खुद ट्राई करो, सॉल्व करो इसे। अगेन फिर से क्या निकालना है? फाइंड दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि बॉडी किस पे आने वाली है? एट रेस्ट। और किस स्पीड से मूव कर रही थी? 10। तो 10 से वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो इसमें एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन है। एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, इसका मतलब हमने तो कोई फोर्स नहीं लगाई, हमने तो वेलोसिटी लगा के इसको छोड़ दिया। तो इसमें कौन रोकेगा इसे? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करेगी? एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन? रिटार्डेशन। तो पहली क्वेश्चन फिर से वही लगेगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। और इसमें क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी, स्लाइड कर रही है बॉडी, रुक रही है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी रिटार्डेशन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें रिटार्डिंग फोर्स है, जिसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस म्यू टाइम्स एम जी इज इक्वल टू एम ए। एम से एम कैंसिल, तो ए की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ए नेगेटिव में, इस नेगेटिव को यहाँ पुट कर दिया। अब वैल्यूज पुट कर लो। आपको इसमें म्यू पता है, आपको इसमें जी पता है, सॉल्व करके एस की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें, कैसे करना है? सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस वो वेरिएबल में था और ये न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज, क्या क्वेश्चन है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज।
ट्राई करो जरा, कैसे करेंगे क्वेश्चन, बनाओ इसका केस। अब मोटर कार रनिंग एट अ रेट ऑफ 7 मीटर्स पर सेकेंड, तो इसकी स्पीड क्या है 7, कैन बी अगेन स्टॉप्ड, स्टॉप्ड का मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, कितनी देर में, 10 मीटर में, तो डिस्टेंस है 10 मीटर। शो दैट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन, टोटल रेजिस्टेंस होती क्या इसमें, कौन रोक रहा है इसे, फ्रिक्शन, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, इसका मतलब क्या निकालनी है, फ्रिक्शन इज 1/4 ऑफ द वेट ऑफ द कार। मान लो वेट ऑफ द कार mg है, तो प्रूव करो फ्रिक्शन की वैल्यू mg/4 है, तो फ्रिक्शन निकाल लो पहले, तभी आगे काम बनेगा। तो मेरे को इस डायग्राम से एक ही बात समझ में आ रही है कि मैं इसमें काइनेमेटिक्स लगा सकता हूँ। कैसे, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल क्या है 7, अप्लाई करो v² - u² 2as, तो फाइनल 0, इनिशियल 7, a इंटू डिस्टेंस कितना है 10, सॉल्व करके रिटार्डेशन आ गई कितनी, -2.45, तो रिटार्डेशन आ गई, क्या है पॉइंट, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो मोशन है, अभी आएगी फ्रिक्शन भी आएगी, पहले रिटार्डेशन निकाल लेते हैं कि जो इसका डेटा गिवन है v, u, s, उसे a तो निकाल के रख ही लें। अब ये जो रिटार्डेशन की वैल्यू है ना, ध्यान से देखना ये किसके इक्वल है, 2.5 के आसपास है, 2.5, 2.45, 2.5। g की फॉर्म में अगर निकालना हो तो g 10 मान ले, 10/4 क्या है 2.5, तो g की फॉर्म में लिखा जाएगा g/4, और अगर इसको 9.8 लें फिर तो 2.45 ही आ जाएगा, हो सकता है। तो इसको g की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और मैं मानता हूँ नंबर देके g की फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान नहीं है, तो आप ये समझ लें कि 2.5 के आसपास है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली g/4 आएगा, 2.5 के आसपास। क्या ये बात समझ में आ रही है, इसमें रिटार्डेशन कितनी है -g/4। अब मुझे पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें क्या प्रोवाइड करेगी, रिटार्डेशन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्डिंग फोर्स है। अभी क्या सीखा है मैंने, जो रिटार्डिंग फोर्स है उसके आगे नेगेटिव इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो a इसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस होने वाली है, और a की वैल्यू कितनी है g/4, देखो f की वैल्यू आ गई कितनी mg/4, माइनस माइनस कट गया, तो यही तो प्रूव करना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल है, mg/4। तो बेसिकली क्या किया, रिटार्डेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma, और a हमने रिटार्डेशन निकाल लिया -g/4, तो यहाँ पर पुट कर दिया -g/4, तो g/4 पुट करके माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो अपने आप ही आंसर आ गया mg/4। तो स्टेप समझ में आ रहा है कि क्या स्टेप है इसमें, नहीं तो नॉर्मली स्टूडेंट सोचता है कि फिर कैसे म्यू टाइम mg कर लेंगे, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन म्यू आपको गिवन नहीं है इसमें, तो आप फंस जाओगे उसमें, उस तरीके से निकाल नहीं पाओगे। हाँ, म्यू निकाल के कर सकते हो, पहले म्यू निकाल लो, वो a इज इक्वल टू म्यू जी वाले फॉर्मूले से, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -2.5 के आसपास वैल्यू है ना, तो g/4 10/4 2.5 होता है। अपने को देखो यार 4 लेके आना है, weight/4, तो 4 तो तभी आएगा जब वो g/4 होगा, तो g/4 को यहाँ पुट करके आंसर mg/4 ऐसे। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ये लो इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन पढ़े पहले। मेरे को एक चीज बताएं इस क्वेश्चन को करने से पहले, जो इसमें कॉन्सेप्ट कई क्वेश्चन में यूज होना है, ये कॉन्सेप्ट कईयों में है, क्या कि सपोज करो आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, मान लो आपके पास एक ब्लॉक है, मैंने आपसे ये कहा कि आपके पास ये ब्लॉक है और इसके ऊपर मैंने क्या लगाई, फोर्स लगाई, कितनी फोर्स लगाई, F फोर्स लगाई, ताकि आगे की तरफ जाए, फ्रिक्शन प्रेजेंट थी, तो यहाँ पर जब मैंने इसको मूव करवाया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगी, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये लो F, कौन सी, काइनेटिक, क्योंकि बॉडी चल रही है तो काइनेटिक है। मैंने क्वेश्चन में ये बोल दिया कि एक्सेलरेशन इस सिस्टम की 0 है, तो यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। देखो अगर ये एक्सेलरेट करती तो मैं बोलता F माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू
एक्सेलरेशन, पर मैंने कहा एक्सेलरेशन 0 है, तो एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के। पहला स्टेप क्लियर है। आज हमने किया कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन 0 है तो आगे और पीछे की फोर्स को क्या कर देना है, इक्वल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैं कितनी फोर्स लगाऊं इस ब्लॉक पे ताकि ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। तो आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट करने के लिए ए 0 करना पड़ेगा और एफ को एफ के इक्वल होना पड़ेगा। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? इतनी फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, टन। दूसरा स्टेप वो कहेगा कितनी पावर लगाई आपने। पावर हम करने वाले आगे आने वाले टाइम में पावर क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वी कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू वी टी, तो फिर एस अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। तो लिखो पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी, लिखो फॉर्मूला, इस क्वेश्चन में यूज होगा पावर का फॉर्मूला। आज के बाद इसमें हम क्या यूज करेंगे, एफ इनटू वेलोसिटी। क्या स्टेप क्लियर है? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पावर कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो इंस्टेंटेनियसली पावर क्या होगी, अपनी वैल्यू को चेंज करेगी। तो नॉर्मल जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो हम ऐसे करते हैं, जब चेंज होता है तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इसमें जरूरत है इंटीग्रेशन की, इसमें एफ इनटू वी से आंसर आएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला नोट कर लो, अब क्वेश्चन सॉल्व करो। इंटीग्रेशन अगर पावर अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है ना, वेरिएबल फोर्सेज में इंटीग्रेशन है, आने वाला है वो टॉपिक। वेरिएबल फोर्सेज में वर्क डन में कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, आपके जितने क्वेश्चन है ना एफ कांस्टेंट्स हैं, 10 न्यूटन 15 न्यूटन, उसमें ऐसा नहीं है। एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर 10 टी स्क्वायर, टाइम के साथ फोर्स चेंज होती है, तो फिर हर इंस्टेंट पे चीज़ें जब चेंज होती हैं तो इंटीग्रेशन वर्क डन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। ए निकालना है तो डिफ्रेंसिएशन से वी ए से वी जाएंगे कि वी से ए जाएंगे, उस पर डिपेंड करता है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? पहले देख लो प्लीज, अब क्वेश्चन पढ़ लो। ये देखो सेम क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ द इंजन विच कैन मेंटेन अ स्पीड। मेंटेन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, मेंटेन का मतलब मेंटेन, स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड मेंटेन रखनी है, कांस्टेंट रखनी है, कितनी 50। और ट्रेन का मास गिवन है ऑन अ रफ लाइन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। रूल नंबर 1, अगर मेरे को वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। तो ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, फोर्स। क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो मेरी फोर्स किसके इक्वल होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। पावर का फॉर्मूला निकालना है, पावर क्या है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। पर यहाँ पर मेरी अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स एक ही बात है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है और मैंने प्रूव कर दिया कांस्टेंट वेलोसिटी में बड़ा और छोटा एफ सेम है। तो मैंने छोटा एफ इनटू वेलोसिटी कर दी। अब छोटा एफ तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन मुझे निकालनी आती है म्यू टाइम्स एम जी, क्योंकि बॉडी हॉरिजॉन्टल में जा रही है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एम जी। म्यू गिवन है, एम गिवन है, जी गिवन है, एफ आ गया। जो भी एफ आएगा उसको यहाँ पुट करके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके क्या आएगी, पावर की वैल्यू आएगी। बेसिकली पावर निकालने के लिए क्या चाहिए था आपको, फोर्स चाहिए थी। और इस क्वेश्चन में कैपिटल एफ तो आपको पता नहीं आपने कितनी फोर्स लगाई, लेकिन आपको फ्रिक्शनल फोर्स तो पता है कितनी लगाई, म्यू टाइम्स एम जी। तो आपने एफ को फ्रिक्शनल फोर्स से कैलकुलेट कर लिया और फिर यहाँ पे पुट कर दिया आंसर। इतनी आपने पावर लगाई, ये आंसर है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि पावर का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी से निकलेगा, और फोर्स एग्जैक्टली किसके इक्वल होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होगी। कोई डाउट इसमें? स्टेप समझ में आ रहा है? जब भी एक्सेलरेशन 0 होगी तो आपकी अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स एग्जैक्टली सेम होगी, तो एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ होगा और पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी होगा। तो यहां से आंसर आएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है यहां तक? इसी बेस पे 2-3 क्वेश्चंस और हैं, तो अगला क्वेश्चन ट्राई करें प्लीज। ये टिपिकल एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं, आज की प्रॉब्लम और ये अगली शीट टोटल एनसीईआरटी है। तो मतलब ये एक्सपेक्टेशन तो एनसीईआरटी रखती है कि इतना तो आप कर ही लेंगे।
ठीक है, ये लो नेक्स्ट करो। ट्रेन वेइंग 1000 क्विंटल, एक क्विंटल 100 केजी का होता है, तो 1000 क्विंटल मास पता है। लेवल रोड के ऊपर ट्रेन मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर क्या होता है? 20 मीटर पर सेकेंड। इफ द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होती है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? 50 ग्राम वेट पर क्विंटल। ये ग्राम वेट क्या होता है? हम अपना काम ग्राम में नहीं करते, यहां पर सब कुछ केजी और मीटर पर सेकंड में चल रहा है। तो एक काम करते हैं, 50 ग्राम को कन्वर्ट करते हैं केजी में, तो क्या 50 बाय 1000 केजी वेट पर क्विंटल। ये फ्रिक्शन है, लेकिन ये फ्रिक्शन की फोर्स पर क्विंटल है। अपने को ट्रेन का मास कितना गिवन है? 1000 क्विंटल है, तो एक क्विंटल की ये फ्रिक्शन है, 1000 क्विंटल की इसको मल्टीप्लाई करो, क्विंटल से क्विंटल कैंसल, तो क्या बनेगा? 50 केजी वेट। ये आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है पूरी की पूरी ट्रेन की। ये तो यूनिटरी मेथड से निकल गया। एक क्विंटल की फ्रिक्शन दे रहे हैं वो आपको, एक क्विंटल की ये फ्रिक्शन है, तो 1000 क्विंटल की क्या होगी? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये केजी वेट है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई, ये आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कैसे आपने इसको पहले एडजस्ट किया? पहले आपने इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली, वो ग्राम में थी, ग्राम को आपने केजी में कन्वर्ट किया, ये पर क्विंटल थी, 1000 से मल्टीप्लाई करके टोटल फ्रिक्शन निकाल ली, प्रोपोर्शनैलिटी से निकाल ली। जैसे उसने हमने क्वेश्चन दिया वैसे हमने आंसर निकाल दिया। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई। क्या निकालना है? पावर इन वॉट। मुझे ये बताओ, क्या इसमें ट्रेन की वेलोसिटी को हमने चेंज करना है या कांस्टेंट रखना है? क्वेश्चन पढ़ो, चेंज करना है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। उसने बोला कांस्टेंट 20 मीटर पर सेकेंड, तो फिर पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी, और जो मेरी फोर्स है वही फ्रिक्शन की फोर्स है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट के केस में अभी मैंने बोर्ड पे लिखा, आपकी अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन एक ही बात है। तो आपने आपकी फोर्स पुट की और आपकी फोर्स एग्जैक्टली किसके इक्वल है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू वेलोसिटी, आंसर। ये स्टेप समझ में आ रहा है? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कैपिटल एफ और स्मॉल एफ वन एंड दी सेम थिंग। डाउट है प्रेम? कहाँ पे? केजी वेट है ना? केजी वेट में हम काम नहीं करते, हम तो न्यूटन में काम करते हैं। केजी वेट को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जी से मल्टीप्लाई करके 9.8, तो न्यूटन आ गया ना यूनिट्स। केजी वेट छोड़ के न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया ताकि अपना आंसर न्यूटन में आए। पावर तभी आएगी जब फोर्स न्यूटन में होगी। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? सही, ठीक, समझ में आ रहा है सबको यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑटोमोबाइल ऑफ मास m, ध्यान आगे, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। ऑटोमोबाइल ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो u इज इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेट एट अ मैक्सिमम रेट पॉसिबल, तो फटाफट स्पीड खींचता है, एक्सेलरेशन जनरेट करता है विदाउट स्लिपिंग ऑन अ रोड। अब ये बड़ा ध्यान से अंडरलाइन कर लो, विदाउट स्लिपिंग। अब वही अंडरलाइन विदाउट स्लिपिंग क्या होता है यार? क्या मतलब फिसल नहीं रहा? इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, रुको बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है। तो विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। इफ ओनली द रियर व्हील्स, पीछे की व्हील्स आर ड्रिवन एंड हाफ द वेट ऑफ द ऑटोमोबाइल इज सपोर्टेड ऑन दीज व्हील्स, पूरी व्हीकल का जो मास है, आधा वेट है वो पिछले टायर पे ही है। मान लो एक मोटरसाइकिल है, आगे का कोई वेट नहीं है, आधा वेट पीछे है, और जो इंजन की पावर है वो पीछे की व्हील्स पे आ रही है, इसलिए पीछे की व्हील पे क्वेश्चन है। वो पीछे वो है ना, गाड़ियाँ होती हैं वो पीछे पावर जनरेट करती हैं, आगे डिपेंड करता है, 4x4 भी आती हैं, 4x2 भी आती हैं।
तो बेसिकली क्या है कि वो डिपेंड करता है कि किस व्हील में पीछे के व्हील पे क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि पावर पीछे के व्हील में मिलनी है, इसे एक्सेलरेट करना है, तो ये एक्सेलरेट करेगी। तो इसका वेट कितना लेना है, mg लेना, पूरा वेट नहीं लेना, इस पे आधा वेट है व्हीकल का, आधा वेट कितना है mg/2, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है mg/2। क्लियर है यहां तक? अब वो कह रहे हैं हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रीच द स्पीड ऑफ 100 km/h, कितना समय लगेगा कि इसकी स्पीड कितनी हो जाए 100 हो जाए। तो 100 km/h 27.7। मुझे बस ये बताओ कि ये व्हील एक्सेलरेट कर रहा है या रिटार्ड कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ, गिवन है क्वेश्चन में, रेस्ट से स्टार्ट हुआ और उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। चलो इमेजिन कर लो फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, चलो अब एक काम करो, व्हीकल चलाते हैं, रेस दबाओ गाड़ी की, क्या होगा, गाड़ी आगे जाएगी, क्या होगा फिर गाड़ी के साथ, कुछ तो होगा, जाएगी आगे, फ्रिक्शन नहीं है, जाएगी, मतलब मैं चाहूं तो 60 की स्पीड गेन कर लूंगा और रुकेगी नहीं, ब्रेक नहीं लगेगी, रुकेगी नहीं, ठीक है। तुम गाड़ी भी छोड़ो, तुम यहीं वहीं पे टायर घूमते रहेंगे, अगर चली जाती तो फिर बात ही क्या थी, फिर तो ना, अगर मान लो चली जाती फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो चीज़ें गिरती ना, फिर तो ट्रक नीचे गिर रहा है पहाड़ से, तुम रिवर्स गियर डाल दो, बच जाएगी, नहीं बचेगी, नहीं चलती, कुछ नहीं होगा। तुम छोड़ो, तुम खुद ही करके देखना नहीं है, एक ऑयल गिर लो नीचे, तेल गिरा होगा, चल नहीं पाओगे, कैसे चलोगे, भाग के दिखा दो, भागना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे बिना फ्रिक्शन के, तो तुम चल ही नहीं पाओगे, तुम गिरोगे, गारंटी है पक्का। वो तब है अगर यहां पर फ्रिक्शन नहीं और आपने एक बार बॉल को फेंक दिया, बस अब नहीं रुकेगी, वो फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगी, लेकिन वो चलाने के लिए आपको फोर्स धक्का तो मारना पड़ेगा ना, पर ये इंजन है, ये टायर को घूमना है, ऐसा नहीं है। तो रूल नंबर 1, बिना फ्रिक्शन के कोई भी चीज एक्सेलरेट नहीं कर सकती, बिना फ्रिक्शन के कोई भी चीज स्पीड को इंक्रीज नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे यहां भी रास्ते में फ्रिक्शन कम है ना, तो तुम भी भागना, तुम ना नॉर्मल स्पीड पे भी नहीं चलते हो, कैसे क्रॉस करते हो, ध्यान से, आराम से, तुम स्पीड को गिरा लेते हो, बढ़ाते नहीं हो, ऐसे होता है ना, तो तुम फटाफट तेज तो नहीं हो जाते, अच्छा ऑयल गिरा हुआ है तेज चलते हैं, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा, क्योंकि तुम एक्सेलरेट नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। दूसरा, 2 चीजें हैं, तुम पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, फिर टायर पे करना। 2 चीजें हैं, पहली, मैं यहां पे फ्लोर पे स्किड करता हूं, मैं आता हूं और मैंने स्किड किया, देखो मैंने पैरों को बिल्कुल जमीन पे लगा दिया, वेलोसिटी एक्वायर की, और पैर ऐसे चल रहे हैं, पैर इस ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, स्किड कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, पैर उठा नहीं रहा, तो फ्रिक्शन कहां काम करेगी, पीछे, क्योंकि अगर कोई बॉडी ऐसे, मेरा पैर ऐसे स्लाइड करता हुआ जा रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, पीछे, कौन सी, काइनेटिक, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो अगर मैं स्किड करता हुआ, मूव करता हुआ आता हूं और अपने आप को छोड़ देता हूं ऐसे विद वेलोसिटी ऑफ v, तो क्या होगा, मैं आऊंगा और यहां पे आके रुक जाऊंगा, अपने आप रुक जाऊंगा, क्योंकि फ्रिक्शन मुझे रोक देगी। तो मैं अगर स्किड करता हुआ आया फ्रिक्शनल सरफेस के ऊपर, तो मेरी स्पीड 0 हो जाएगी, तो मेरी क्या स्टार्ट हो जाएगी, रिटार्डेशन, फ्रिक्शन मुझे रोक देगी। उल्टा, मैं अब स्किड नहीं करूंगा, मैं चलूंगा, चलने में मैं फोर्स पीछे लगाऊंगा, जब मैं फोर्स पीछे लगाऊंगा तो फ्रिक्शन आगे मुझे हेल्प करेगी चलने में, और जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, सड़क जितनी रफ होगी, रेसिंग ट्रैक जो स्टेडियम में देखते हो क्या बढ़िया सड़क डली होती है, उस पर वो मटेरियल कुछ और है, उसकी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो एथलीट्स भागते हैं, स्टेडियम में जाओगे तो वो रेड कलर का ट्रैक बिछा हुआ है, रेड और ब्लू कलर का, तो उसमें भाग के देखो, उसमें गिरने का चांस बड़ा कम है, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत जबरदस्त है और एक्सेलरेशन बहुत जबरदस्त जनरेट होती है, पैर फिसलता ही नहीं ना, मिट्टी पे तो पैर फिसल जाएगा, फ्रिक्शन नहीं है, तो उस पर क्या होगा, फ्रिक्शन प्रॉपर मिलेगी, तो आप एक्सेलरेट करेंगे, ऐसे ही है। तो जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो फ्रिक्शन आपकी पैरों की, पैर पीछे जाते हैं तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करती है, आगे की तरफ, फ्रिक्शन इस केस में, भागने के केस में एक्सेलरेशन जनरेट करती है,
जबकि स्लाइडिंग के केस में क्या जनरेट करती है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस करती है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? टायर का भी ऐसा ही है। सोचो एक टायर आ रहा है, टायर घूम रहा है, देखो ये रोलिंग फ्रिक्शन, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन। ये थोड़ा सा अर्ली डल गया क्वेश्चन, ये नहीं डलना चाहिए था, पर डल गया तो उसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं। अदरवाइज ये रोटेशनल मोशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि व्हील घूम रहा है ना। आप जितने एग्जाम्पल लें, हमने व्हील तो लिए ही नहीं, हमने तो बक्से स्लाइड किए हैं, बस बॉक्स स्लाइड की है, तभी तो मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन की। और मैंने हर क्वेश्चन में अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है, फ्रिक्शन को हमेशा ऑपोजिट लिया, बात ही खत्म की। लेकिन जब व्हील घूमता है, व्हील कैसे घूमता है देखो, अगर आपका व्हील, दो ही केस है, व्हील चल रहा है, आपका व्हीकल चल रहा है, आपने ब्रेक लगा दी, क्या स्टार्ट हो गई एकदम ब्रेक लगाने से, स्किडिंग, गाड़ी स्किड करेगी, स्किड करेगी, घिसटती हुई जाएगी, तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसका नाम क्या होगा, काइनेटिक। तो आपका व्हील एकदम स्लाइड करता हुआ जाएगा और फ्रिक्शन पीछे की तरफ, कौन सी, काइनेटिक। लेकिन अगर आपका व्हील नॉर्मल चल रहा है, आप एक्सेलरेट कर रहे हो, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखो, फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये देख रहे हो, लोएस्ट पोर्शन देख रहे हो इसका, जब ये मूव करेगा इसकी मोशन कहां होगी, पीछे की तरफ, टेंजेंशियल वेलोसिटी पीछे की तरफ। व्हील कैसे घूमता है, व्हील ऐसे घूमता है ना, तो इसका लोएस्ट पॉइंट कहां जाएगा, लेफ्ट। और अगर लेफ्ट जाएगा तो फ्रिक्शन कहां होगी, राइट। ये बिल्कुल भागने की तरह है, टायर भी पैरों की तरह भागते हैं, क्योंकि वो क्या है, बेसिकली यहाँ पे फ्रिक्शन सफिशिएंट है जो हेल्प करते हैं एक्सेलरेशन में। तो मैंने क्या एग्जांपल पूछा, अगर फ्रिक्शन ना होगी टायर भाग नहीं पाएगा, एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, पर अगर फ्रिक्शन होगी तो टायर एक्सेलरेट कर पाएगा। इसके आगे की स्टोरी नहीं सुना पाऊंगा, उसमें टॉर्क की इन्वॉल्वमेंट है और रोटेशनल मोशन का पार्ट स्टार्ट होता है, उसमें आएगा। पर रूल नंबर 1, अगर कोई टायर एक्सेलरेट करता है, मैंने ये नहीं कहा स्किड करता है, स्किड करेगा, फिर नॉर्मल आपका ब्लॉक है, टायर है, कोई फर्क नहीं। अगर आपका टायर स्किड करता हुआ जाता है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ काम करती है और उसका नाम है काइनेटिक। पर अगर टायर एक्सेलरेट करता है तो फ्रिक्शन हेल्प्स इन एक्सेलरेशन। हमें भी अगर मैं भागूंगा तो फ्रिक्शन हेल्प करेगी और वो एक्सेलरेटिंग फोर्स काम करेगी, पर अगर मैं स्किड करूंगा तो फ्रिक्शन रिटार्डिंग फोर्स काम करेगी। ठीक है यहां तक? तो टायर में भी फ्रिक्शन, क्योंकि पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं तो फ्रिक्शन कहां है, आगे की तरफ, और ये क्या जनरेट कर रही है, एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो ये इसे क्या करवा रही है, हेल्प कर रही है इन एक्सेलरेशन। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, इसको हेल्प करेगी इन एक्सेलरेशन। तो इस केस में इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी स्लाइड करती हुई जाती है, देखो फर्क है, मैं फिर कह रहा हूं, स्लाइड का मतलब ये घूमना नहीं है, स्लाइड करती है आगे की तरफ, वो तो पक्का रिटार्ड ही करेगी। स्लाइड करती हुई बॉडी को फ्रिक्शन कभी भी हेल्प नहीं करेगी, आप फेंक के देख लो, आपकी बॉडी रुकेगी, तो वो रिटार्डेशन ही जनरेट करेगी। पर गाड़ियों के केस में क्या होता है, या हमारे चलने के केस में क्या होता है, हमारा पैर भी पीछे जाता है, टायर का पार्टिकल भी पीछे जाता है, तो फ्रिक्शन में एक्सेलरेटिंग फोर्स जनरेट करती है और हमें हेल्प करती है। इसलिए उसने क्वेश्चन में क्या बोला, क्या निकालना है मुझे, हाउ मच टाइम, कितने समय में स्पीड 0 से 27.7 हो जाएगी, टाइम निकालना है। तो सबसे पहले काम करें, मैं अप्लाई करता हूं v = u + at, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 27.7, इनिशियल कितनी है 0, टाइम हमने निकालना है। इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन हो रही है कि रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो अगर मैं ए बता दूं आंसर आ जाएगा। मैं इस पे कुछ नहीं लगा रहा, फ्रिक्शन हेल्प कर रही है इन एक्सेलरेशन, तो मेरे इस केस में फ्रिक्शन कौन सी फोर्स है, एक्सेलरेटिंग फोर्स है। स्लाइडिंग में फ्रिक्शन रिटार्डिंग फोर्स है, एक्सेलरेशन टायर के एक्सेलरेशन में बोलना चाहिए मुझे, टायर के केस में सिर्फ एक्सेलरेशन कौन सी फोर्स है, एक्सेलरेटिंग फोर्स है। तो इसमें ये पॉजिटिव रहेगा, स्लाइडिंग हो रही होती, वेलोसिटी घट रही होती, ये नेगेटिव हो जाता। एक्सेलरेशन हो रही है, फ्रिक्शन हेल्प कर रही है आगे की तरफ, तो ये पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेटिंग फोर्स है इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर mg नहीं है, उसने क्या हिंट दिया था, आपका रियर व्हील है, उसका वेट कितना है, mg/2, तो नॉर्मल रिएक्शन mg/2, सॉल्व कर लो, a आ गया, इस a को वहां पुट कर लो 2.5, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, टाइम की वैल्यू आ गई। तो टायर का क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, तो मतलब नॉर्मली टायर के क्वेश्चंस आते नहीं है फ्रिक्शन में, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा अलग रोल प्ले करती है, नॉर्मली क्वेश्चन स्लाइडिंग पे ही आते हैं। पर एक क्वेश्चन आ गया तो मैंने बता दिया, एनसीईआरटी में डाल दिया होगा तो मैंने बता दिया, अदरवाइज ये सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं रोटेशनल मोशन के अंदर। बट आइडिया समझ में आ रहा है आपको कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है यहां तक? तो दो रूल बना लेते हैं,
अगर कोई टायर स्किड करता है, देखो ब्लॉक्स में तो प्रॉब्लम नहीं है, ब्लॉक्स तो स्किड ही करते हैं, ब्लॉक्स रोल तो करते नहीं है, तो उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। स्किड करता है तो फ्रिक्शन पीछे, नहीं करता तो बस रेस्ट पे पड़ा रहेगा, बात ही खत्म, उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। टायर स्किड करता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे, और अगर नहीं करता तो एक्सेलरेशन जनरेट करता है, तो फिर आगे। तो इस केस में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे सोचना है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करें प्लीज। प्लीज आप ट्राई कर लो, कर लो फटाफट कर लो। क्वेश्चन है, सूटकेस इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड। देखो जी एयरपोर्ट की वो बेल्ट चल रही है, सूटकेस आपने ड्रॉप कर दिया u इज इक्वल टू 0, पर बेल्ट u इज इक्वल टू 0 नहीं है, बेल्ट तो चल रही थी और आपने सूटकेस तो चलती हुई बेल्ट पे गिर दिया। अब इनर्शिया की प्रॉब्लम है, झटके लगेंगे इसको सूटकेस को, क्यों? क्योंकि सूटकेस तो रेस्ट पे था, u इज इक्वल टू 0 और बेल्ट चल रही थी, फ्लोर चल रहा है, तो फिर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी किस में आ जाएगा, वो गिरेगी और एडजस्टमेंट होएगी, तो एकदम वो 3 की स्पीड एक्वायर नहीं करेगी, इट विल टेक टाइम। आपका सूटकेस 0 से किस वेलोसिटी को एक्वायर करेगा, 3, फिर आराम से चल पड़ेगा। जब दोनों 3 पे आएंगी तो आराम से सूटकेस हिलते थोड़ी ना, आराम से लेट के आते हैं, पर जब गिरे जाते हैं तो गिरने में थोड़ा, देखो तुम कहीं भी एस्केलेटर पे चलो, एलांटे में जाओ, स्पीड मान लो उसकी एस्केलेटर की 3 है, तुम्हें बिल्कुल झटका नहीं लगता अगर तुम भी 3 के साथ जंप कर जाते हो, पता ही नहीं लगता। पर ज़्यादातर लोग कर नहीं पाते, है ना, तो थोड़े एज ज़्यादा है या फिर छोटे बच्चे एंटर जाते हैं तो उनकी स्पीड 3 नहीं हो पाती, तो वो तो बेचारे रेस्ट पे यूज इक्वल टू ऐसी पैर रखने की कोशिश, वो गिर जाते हैं। और गिर के क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, उनके पैर एकदम एडजस्ट हो नहीं पाते, इट टेक्स टाइम। तो बेसिकली यही हो रहा है, सूटकेस जो है वो आपने ड्रॉप की है और उसकी स्पीड बेल्ट के साथ तो होनी ही है। तो क्वेश्चन ये है कि स्पीड तो u इक्वल टू 0 पे किया और 3 की स्पीड हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, हाउ फार विल दी सूटकेस मूव ऑन दी बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये क्या क्वेश्चन हुआ, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब सूटकेस ने कितनी दूरी कवर की ताकि सूटकेस रेस्ट पे आ जाए, ये कैसी स्टेटमेंट है?
स्पीड जब, तो फिर रेस्ट पे आ गया। पर मेरे को लगता है कि वो तो भाग रहा है यार, लिफ्ट उससे रुकेगा कैसे? मैं ऑब्जर्वर हूँ, हाँ, मैं फ्रेम प्रॉब्लम है। मैं क्लास में बैठ के पूरा सीन देख रहा हूँ, तो मेरे लिए तो स्पीड 3 हो गई, और ये क्वेश्चन पूछने वाला लिफ्ट इस बेल्ट के ऊपर खड़े होकर काम कर रहा है। तो सोचो बेल्ट के ऊपर वो 3 के साथ खुद मूव कर रहा है और किसी ने उसके सामने सूटकेस रख दिया, तो सूटकेस थोड़ा सा टाइम ले रहा है और थोड़ी देर में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 3। तो वो कह रहे हैं कि देखो सूटकेस चल रहा है थोड़ी देर के लिए, अब स्पीड क्या होगी? 3। अगर आप सूटकेस रेस्ट पे आया, क्योंकि वो खुद रेस्ट पे है, उसकी बेल्ट भी रेस्ट, उसकी खुद भी स्पीड 3 है, बेल्ट की स्पीड भी 3 है और सूटकेस भी 3 पे आ गया, तो वो क्या बोलेगा? सूटकेस किस पे आ गया? एट रेस्ट। तो फ्रेम प्रॉब्लम है। पर हम ग्राउंड पे बैठ के इसको रेस्ट पे नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे दूर से देख के कि देखो सूटकेस की स्पीड क्या हो गई? 0 से 3 हो गई। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? आप तो जमीन पे बैठे हो, ग्राउंड पे हो ना, सूटकेस 0 है, फिर बेल्ट के साथ चलना स्टार्ट हो गया, तो सूटकेस की स्पीड 0 से 3 हो गई। पर आप अगर बेल्ट पे खड़े हुए हो तो स्पीड जब 3 होएगी, आप क्या बोलोगे? सूटकेस रेस्ट पे आ गया, क्योंकि आप भी 3, सूटकेस भी 3। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आप बेल्ट पे खड़े होके काम मत करो, आप यहीं बैठ के काम करो। आप ये बोलो कितने समय में इसकी स्पीड 0 से 3 हो गई? बेल्ट ने किया, हो सकता है उससे बैठ, जिससे मर्जी कर लो। तो बेल्ट पे बैठ के करना है, बेल्ट पे बैठ के कर देते हैं। रुको मैं कर देता हूँ, मैं भी कर देता हूँ, 2 मिनट रुको। पहले मैं यहाँ बैठ के कर लूँ, पहले मैं क्लास में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और लोगों को ये कहूंगा कि सूटकेस 0 से 3 हो गया, फिर बेल्ट पे जाके काम करूंगा और बोलूंगा स्पीड ये रेस्ट पे आ गया। देखो कैसे, दोनों में कैसे करना है। सबसे पहले देखो, सबसे आसान है ग्राउंड पे बैठ के काम करना। सूटकेस की स्पीड क्या होगी? 0 से 3। मुझे एक बात बताओ, सूटकेस तो क्या कर गया? एक्सेलरेट, रिटार्ड थोड़ी ना किया। सूटकेस क्या कर गया? एक्सेलरेट। ये बात समझ में आ रही है? एक्सेलरेशन, मैंने तो उसको टच नहीं किया, मैंने तो नहीं उसको फोर्स दी कि एक्सेलरेट कर। कुछ तो ऐसा है जिसको एक्सेलरेट करवा रहा है, और वो एक ही फोर्स है। कौन सी? बेल्ट की फ्रिक्शन। रबर लगी हुई है नीचे, रबर उसको आगे ले जाएगी, उसको पीछे। सोचो ना, बेल्ट में अगर फ्रिक्शन ना हो, सूटकेस वहीं पे पड़ा रह जाएगा और बेल्ट नीचे खिसकती जाएगी, मूव थोड़ा ना होगा। मान लो बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है, सूटकेस पड़ा है, बेल्ट निकली जा रही है, सूटकेस वहीं पड़ा है, क्योंकि आपस में कोई बॉन्ड ही नहीं है। फ्रिक्शन हेल्प कर रही है सूटकेस को रबर के साथ चलने के लिए, अदरवाइज तो वो चल ही नहीं पाएगा। और एक चीज बताओ, सूटकेस बहुत भारी है, बहुत फ्रिक्शन है, सूटकेस बड़ा सा आपने रख दिया, बेल्ट आगे खिसकने में थोड़ी प्रॉब्लम करेगी भारी ऑब्जेक्ट्स में। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आप बेल्ट से पूछोगे कि सूटकेस जब तेरे ऊपर रखा, तो बेल्ट कहेगी देख सूटकेस रखा, मैं मूव नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि बेल्ट पे फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी? पीछे। बेल्ट कहां जा रही है? आगे। और अगर मोशन किसी भी चीज की आगे है तो उसमें फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगी? पीछे। तो ऑब्जेक्ट रखने से आप बेल्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हो। अब वैसे भी इमेजिन कर लो, आपकी बेल्ट चल रही है, छोटी सी बेल्ट है, मान लो इतनी सी बेल्ट है, आप जानबूझ के उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन वाला सब्सटेंस लगा रहे हो, आप देखेंगे बेल्ट की स्पीड कम हो जाएगी। जानबूझ के कोई ऐसा रफ सरफेस लगा रहे हो जिससे कि वो मूव ना कर पाए, तो वो बेचारी चिपक चिपक के चल रही है उसके साथ, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो मूव करने में मुश्किल है, क्योंकि बेल्ट में फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? पीछे। और एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, अगर बेल्ट की फ्रिक्शन पीछे है तो फिर ब्लॉक की फ्रिक्शन आगे, तो इसमें ब्लॉक की फ्रिक्शन वैसे भी आगे, क्योंकि ब्लॉक क्या कर रहा है? एक्सेलरेट। और अगर ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा और फ्रिक्शन की वजह से करेगा, तो फ्रिक्शन इसमें क्या काम करेगी? रिटार्डेशन का काम नहीं करेगी, फ्रिक्शन इसमें एक्सेलरेशन का काम। और वैसे भी कोई कहता है जी क्यों, मैंने कहा कैसे, कहता है जी ब्लॉक आगे जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे। मैंने कहा कैसे? मैंने कौन सा ब्लॉक को ऐसे फेंका? अगर मैं खड़ी हुई एक सरफेस के ऊपर ब्लॉक को सीधा फेंकूं और वो स्लाइड करे, हाँ फिर फ्रिक्शन पीछे। यहां तो रखा है और फ्रिक्शन तो उल्टा हेल्प कर रही है कि वो आगे चले। प्रॉब्लम तो इस बेल्ट को है, इसको रखने से बेल्ट की मूवमेंट सफर कर रही है, ब्लॉक को तो फायदा ही हो रहा है, वो तो साथ चल पड़ा इसके। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि बेल्ट आगे जा रही है तो बेल्ट की फ्रिक्शन पीछे है, तो ब्लॉक की फ्रिक्शन आगे, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्सेलरेशन जनरेट करने में हेल्प करेगा इसमें। आपको कोई बड़ी कंफ्यूजन है, किसी में बोलते हैं एक्सेलरेशन, किसी में रिटार्डेशन। सिंपल है, अगर आपकी बॉडी को फेंक दिया गया, सीधा फेंक दिया गया, मैंने कहा किसी वेलोसिटी के साथ, और फ्रिक्शन ने उसको रोक दिया, पक्का रिटार्डेशन है, पक्का रिटार्डिंग फोर्स है।
पर अगर आपने किसी पे रखा और फ्रिक्शन उसको लेके जा रही है आगे की तरफ, हेल्प कर रही है मोशन में, और वेलोसिटी बढ़ भी रही है, तो रिटार्डेशन फोर्स कभी काम नहीं करेगी। वो कैसे फोर्स काम करेगी? एक्सेलरेटिंग फोर्स। और वैसे भी कुछ ना समझ में आए, ये तो दिख ही रहा है, 0 से वेलोसिटी 3 हो रही है, तो ये तो एक्सेलरेशन है, तो फ्रिक्शन रिटार्डिंग फोर्स वैसे भी काम नहीं करेगी। तो इसमें क्या काम करेंगे? आपको टाइम निकालना है, तो v² माइनस u² 2as में आपको क्या निकालना है? s निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, सॉरी। तो s निकालना है, आपको क्या चाहिए? म्यू चाहिए। तो एक काम करो, फ्रिक्शनल इसमें एक्सेलरेटिंग फोर्स है, तो ma कर दो। और आपको ये पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू टाइम्स mg, m से m कैंसिल, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। इस एक्सेलरेशन को यहां पुट कर दो, म्यू जी। म्यू आपको पता है सॉल्व करके ऐसा आ जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि यहां पे फ्रिक्शन कैसे हेल्प कर रही है। सही। ऑप्शनल है जो मैं समझाने जा रहा हूं, आ गया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। ट्राई करके देखता हूं आपके मेथड से। ये कहती है मेरे को पसंद नहीं है क्लास में बैठ के काम करना 0 से 3। वो कहती है मैं तो बेल्ट पे खड़े होकर काम करूंगी। चलो बेल्ट पे चलते हैं। मैं बेल्ट पे खड़ गया, किसने सूटकेस रख दिया। सूटकेस की इनिशियल वेलोसिटी बोलो कितनी है? 0। मैं बेल्ट पे खड़ा हूं, मैं क्या बोलूंगा? 0? बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा 0। मैं क्या बोलूंगा? मैं तो बेल्ट पे खड़ा हूं। मैं 0 तो तब बोलूंगा जब सूटकेस की स्पीड क्या हो जाएगी? 3। तो मेरे को वो रेस्ट पे नजर आएगा, तब तक तो मुझे रेस्ट पे नजर आने वाला है नहीं वो। तो क्या बोलूंगा? 3 -3, क्योंकि मैं आगे जा रहा हूं और सूटकेस पीछे है मेरे, तो 3 या -3, वैसे -3। और फाइनल वेलोसिटी को क्या, या 3 ले लो, चलो 3। फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे? 0। तो मेरे लिए उसकी रखते ही वेलोसिटी क्या हो गई? 3। और फाइनली वो सूटकेस रेस्ट पे आ गया मेरे हिसाब से, क्योंकि जब उसने स्पीड एक्वायर की 3, तो उस केस में क्या हुआ? देखो ना, मैं बेल्ट पे हूं, तो मेरे लिए बेल्ट ग्राउंड है, और ग्राउंड है तो मैं तो बेल्ट के हिसाब से रेस्ट पे हूं। तो शुरू में मेरे को तो ना मैं मूव करता हुआ नजर आऊंगा, ना बेल्ट मूव करती हुई नजर आएगी, सूटकेस मूव करता हुआ नजर आएगा 3 की स्पीड के साथ। मुझे सारी दुनिया उल्टी नजर आ रही है। और जब वो 3 की स्पीड पे आ गया, तो अब मैं कह रहा हूं कि वो सूटकेस किस पे आ गया? एट रेस्ट। तो आप ये भी कर सकते हो, v² माइनस u² 2as। और क्योंकि आपकी सूटकेस की स्पीड 3 से 0 हुई है, तो एक्सेलरेशन नहीं है, वो क्या बोलोगे उसमें? क्या लग रही है? रिटार्डेशन। सब कुछ उल्टा हो जाएगा। चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, इच्छा है आपकी, पर इतने मतलब कर लोगे तो भी ठीक, नहीं करोगे तो ये भी ठीक है। मैं तो इसी में ठीक हूँ। 0 से 3 हो गया, बात खत्म हो गई यार। जा जाके लिफ्ट पे कौन काम करेगा उस पे, बेल्ट पे। ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, ये लो। ट्रक मूविंग एट 62 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 72 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट कर लेना। कैरिंग अ स्टील ग्राइडर विच रेस्ट ऑन द वुडन फ्लोर, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है जो उसके ऊपर पड़ा हुआ है। टाइम बताना है। ट्रक जब स्टॉप होगा, मुझे एक बात बताओ यार, कोई सामान लेके ट्रक जा रहा है और ये मान लो ए के साथ जा रहा है, सामान के ऊपर क्या लगेगी? सूडो फोर्स। कहाँ? पीछे। ट्रक आगे जा रहा है,
एक्सेलरेट कर रहा है सूडो फोर्स पीछे, पर यहाँ तो ट्रक रुक रहा है, ये तो रिटार्ड कर रहा है। अब ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स कहाँ लगेगी? आगे। क्यों? ऐसा भी होता है? अरे नहीं, सूडो फोर्स तो ए के ऑपोजिट होती है, तो पीछे। ठीक है, तुम अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे ना, खुद जाके खड़ जाओ ट्रक में। ट्रक जब एक्सेलरेट करेगा तुम कहाँ गिरोगे? पीछे, और ब्रेक मारेगा तो आगे, तो तुम ठीक थे, आगे ही है। रिटार्डेशन में सूडो फोर्स उल्टी लगती है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए। एक्सेलरेशन में सूडो फोर्स पीछे लगती है। भाई इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है ये सूडो फोर्स। तो यानी कि ये ट्रक रुक रहा है तो सूडो फोर्स आगे, ब्लाइंडली पीछे नहीं लगाना। ठीक है, हमने क्योंकि एक ही एग्जांपल लिए थे, फोर्स पूरी हमने एक्सेलरेशन के साथ की, रिटार्डेशन के साथ की नहीं, पर रिटार्डेशन में ये उल्टा काम करेगी। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस पे रहे? एट रेस्ट, ये ना मूव करे। अब ट्रक देखो ब्रेक भी मार रहा है और ये मूव भी ना करे और मैं इसे पकड़ूं भी ना, तो एक ही चीज बचा सकती है, और वो क्या है? फ्रिक्शन। तो इस केस में अगर सूडो फोर्स आगे की तरफ लेके जा रही है तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करे? पीछे, ताकि इसको रोक ले और ये रेस्ट पे रहे। अब वो कह रहा है कि कितने मिनिमम टाइम में वो ट्रक रेस्ट पे आए। आपको ट्रक का क्या लेना देना है लेना देना? अगर ट्रक एकदम ब्रेक मार देता है तो रिटार्डेशन बहुत हाई हो जाती है, बहुत हाई से एमए का प्रोडक्ट बहुत हाई हो जाता है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन छोटी पड़ जाती है और ब्लॉक आगे चला जाएगा। तो मेरे को ध्यान से ब्रेक लगानी है, तो टी टाइम में ब्रेक लगानी है ताकि वो फाइनली रेस्ट पे आ जाए। तो ट्रक इसमें क्या कर रहा है? रिटार्ड। और मेरे को ट्रक की क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी ट्रक की क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी ट्रक की गिवन है कितनी? 20। टाइम आपको निकालना है, तो मुझे ट्रक की क्या निकालनी है? रिटार्डेशन। अगर मैं ट्रक की रिटार्डेशन बता दूं तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी, वी और यू तो गिवन ही है। अब ट्रक की रिटार्डेशन के लिए मैं ये चाहता हूं कि ट्रक ऐसे रुके कि ये ब्लॉक हमेशा रेस्ट पे रहे। रेस्ट पे तभी आ सकता है जब एफ और एम ए की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। देख रहे हो, एफ और एम ए सेम है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि बराबर हो गया ना, कि मूव तो करने नहीं देना। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है? एम जी, एम से एम कैंसल, ए की वैल्यू आ गई। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? म्यू इंटू जी। अब ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। ये प्लस है किसके लिए? यहां पे ये प्लस है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक तो रेस्ट पे ही है, इसमें प्लस और माइनस क्या पुट करूं? मेरे को तो ब्लॉक से ए निकलवा के ट्रक में पुट करनी है। अब ट्रक क्या कर रहा है? रिटार्डेशन में है। तो जब मैं ट्रक में ए, देखो ये तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल रहा है, आगे और पीछे की फोर्स को इक्वेट करके उसने ए बता दिया। तो यहां से जो ए आया वो ट्रक का ए है, एक ही बात है, क्योंकि ब्लॉक को ए तो ट्रक से मिला। तो आप ए की जगह रिटार्डेशन पुट करेंगे कितना? माइनस म्यू जी। तो पुट कर लेना, म्यू की वैल्यू गिवन है, जी पता है, टाइम की वैल्यू आ जाएगी आंसर। पर लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है, कौन किसके इक्वल होगा ताकि ब्लॉक मूव ना करे, और वहां से सॉल्व करके ए आ जाएगा। ट्रक के लिए ये इक्वेशन लगा देनी है, इस इक्वेशन के अंदर टाइम की वैल्यू लगेगी। तो एक इक्वेशन ब्लॉक की लगेगी और दूसरी इक्वेशन ट्रक की लगेगी। आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे, क्या लॉजिक है इसका क्वेश्चन का? ठीक, कुछ भी याद कर सकते हो, इस सब्जेक्ट को याद नहीं कर सकते, ये बात तो पक्की है। सीखना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है।
नेक्स्ट है बुलेट। बुलेट जिसका मास 10 ग्राम है is fired horizontally into a 5 kg wooden block at rest in a horizontal surface। तो आपको ये पता है एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट कर लिया, फायर किया विद वेलोसिटी ऑफ यू 5 केजी ब्लॉक के अंदर आएगा, तो बुलेट इसके अंदर रुकेगा और दोनों इकट्ठे मूव करेंगे। ऐसी प्रॉब्लम हमने कभी की? बुलेट आया, ब्लॉक में घुसा, दोनों इकट्ठे कंबाइंड वेलोसिटी से चल पड़े, कभी की? जो नहीं बोल रहे ना वो पढ़ नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ आपको, संडे के टेस्ट में आएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन बिल्कुल की है, और अपनी कॉपी चेक करो, उसमें करवाई है कि बुलेट गोली जो है वो ब्लॉक में आएगी, फिर दोनों कंबाइंड वेलोसिटी कैसे निकलती है? मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो ये बुलेट आएगी ब्लॉक के अंदर, दोनों इकट्ठे, बुलेट जो है ब्लॉक के अंदर रेस्ट पे आ गई, टोटल मास क्या हो गया 5 + 10/1000, और कॉमन वेलोसिटी से चल पड़े। ऐसे होगा जब गोली लगेगी लक्कड़ के ब्लॉक के अंदर, लक्कड़ के ब्लॉक के अंदर बुलेट आएगा, फिर इकट्ठे चल पड़े। तो पहले एक काम करो, पहले तुम वी निकालो, कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी? टक्कर से पहले, कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या है? m इंटू यू, ये देखो मास इंटू वेलोसिटी, और ब्लॉक की क्या है? 0, फिर टोटल मास इंटू टोटल वेलोसिटी। सॉल्व करके पहले तो v आएगा, पहले तो कंबाइंड वेलोसिटी सॉल्व नहीं किया मैंने, पर कंबाइंड वेलोसिटी आएगी इन टर्म्स ऑफ u आएगी। पहला स्टेप क्लियर है? तो कभी भी जब बुलेट ब्लॉक को हिट करेगी और कंबाइंड वेलोसिटी निकलेगी तो हमेशा अप्लाई करना है मोमेंटम कंजर्वेशन, कि गोली लगने से पहले और गोली लगने के बाद टोटल मोमेंटम की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो सबसे पहले वी आएगा, कोई डाउट इसमें? आपको इसमें यू निकालना है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। अभी तो सिर्फ गोली लगी और कंबाइंड वेलोसिटी से ये दोनों चल पड़े। अब सोचो ना, एक ब्लॉक के अंदर ये ब्लॉक चल पड़ा, ब्लॉक चला और टेबल के ऊपर फ्रिक्शन है और ब्लॉक चलते 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 रेस्ट पे आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो आपको ये बताना है स्पीड ऑफ द बुलेट u बताना है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन 20 मीटर तक ट्रेवल करके रेस्ट पे आ गया। देखो अगला पार्ट यहाँ से स्टार्ट है, दे आर मूविंग विद कॉमन वेलोसिटी, ये देखो कॉमन वेलोसिटी v है, और फाइनली दोनों के दोनों किस पे आ गए? रेस्ट पे। अब इस पे इक्वेशन लगाओ और u देखो कैसे कैलकुलेट होगा, चेक करना। लगाओ v² - u² 2as।
तो ये पॉइंट सबको क्लियर है, कंबाइंड वेलोसिटी आ गई। अब शुरू करते हैं। देखो ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, दोनों कॉम्बिनेशन इमेजिन करो v के साथ मूव कर रहे हैं और फाइनली रेस्ट पे आ रहे हैं। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as में 0 स्क्वायर वी स्क्वायर 2as s पता है। क्यों आ रहे हैं रेस्ट पे? क्योंकि ये एक टेबल पे मूव कर रहे होंगे जिसके ऊपर क्या होगी, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्योंकि स्लाइड करते हुए जा रहे हैं, रिटार्डेशन है, तो इसमें जो फ्रिक्शन है वो कौन सी फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है, एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं है, रोक रही है, रिटार्डिंग फोर्स है। तो ये म्यू टाइम्स एम जी ए, तो ए की वैल्यू आ गई फिर से, तो ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें और v की कंबाइंड वेलोसिटी यहाँ पुट कर दें। इस इक्वेशन में म्यू की वैल्यू पुट करें, सिर्फ u अननोन है, काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है, यहाँ से u की वैल्यू आएगी। पर आपको मेथड समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है? पहले कंबाइंड वेलोसिटी आएगी, फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s से रिटार्डेशन आएगी, इस रिटार्डेशन को यहाँ पुट करेंगे, कंबाइंड वेलोसिटी को वहाँ पुट करेंगे, वहाँ से एक ही अननोन है u की वैल्यू आएगी। कौन सा फॉर्मूला फ्रिक्शन का? माइनस म्यू जी, मैं भी ये कर रहा हूँ, एम इज इक्वल टू ये रहा, मैंने भी ये किया ठीक है ठीक है, तो मैंने सेम किया जो तुमने बोला, मैंने भी किया, म्यू इज इक्वल टू एम में, सही है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे सोचना है इसमें? ये देखो क्वेश्चन है, इस फिगर में मासेस ऑफ ए एंड बी आर 10 एंड 5 kg, ये डायग्राम बेटर है, ये 10 और 5 kg है। कैलकुलेट मिनिमम मास ऑफ सी विच में स्टॉप ए फ्रॉम स्लिपिंग। वो कह रहे हैं कि बताओ इसके ऊपर क्या मास रखा जाए ताकि ये बॉडी स्लिप ना हो। तो ऑब्वियसली यहाँ फ्रिक्शन होगी, क्योंकि वो कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड टेबल गिवन है, तो फ्रिक्शन तो प्रेजेंट है। तो फिर इस केस में मास क्या रखेंगे, क्वेश्चन है। कोई कहता है मेरे को बिठा दो, मेरा ही मास ले लो, नहीं करेगी मूव, तो ठीक ही तो है। तो इसलिए उसने क्या बोला, कौन सा मास निकालना है, मिनिमम। वो वर्ड मिनिमम का सिग्निफिकेंस है, ऐसे नहीं मास लगा दो, तुम तो बोल दोगे 80 kg लगा दो जी, 500 किलो, कुछ भी लगा दो, वो तो मूव ही नहीं करेगा। तो आपने मिनिमम मास बताना है कि सिस्टम मूव ना करे। आइडिया समझ में आ रहा है? तो डायग्राम समझ में आ रहा है? तो क्या फोर्स है, 5g, टेंशन TNT, TNT, टोटल वेट कितना है, m प्लस 10 इंटू जी, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, m प्लस 10 इंटू जी। और क्योंकि ये टेंडेंसी इसकी राइट मूव करने की है, तो फ्रिक्शन कहाँ पर है, लेफ्ट है। क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है? f की वैल्यू लेफ्ट है, कोई डाउट इसमें? डायग्राम क्लियर है? अब बताओ, ये ब्लॉक मोशन में नहीं है, तो इक्वेशन बोलो, t इज इक्वल टू 5g, और ये सिस्टम भी मोशन में नहीं है, इसको आगे कौन लेके जा रहा है, t, और अपोजिशन में कौन है, f, तो t मस्ट बी इक्वल टू f। तो t 5g के इक्वल है और t f के इक्वल है, कोई डाउट इसमें? तो f की वैल्यू सबको पता है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर क्या है, m प्लस 10 इंटू जी। अब ये भी t आ गया, ये भी t आ गया, दोनों को इक्वेट कर लो, t एंड t को इक्वेट कर लो। इक्वेट करोगे, सब कुछ पता है, म्यू भी पता है, मास निकालना है, मास की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो बाकी सब तो सेम ही है जो हम करते आए हैं, फोर्स की तरह ही है, बस एक एक्स्ट्रा फोर्स है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या, टोटल वेट ऑफ दी ब्लॉक्स। कोई डाउट इसमें? तो रूल समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें? ये डायग्राम क्लियर है सबको? डायग्राम क्लियर है? डायग्राम में नॉर्मल रिएक्शन क्लियर है? ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा, 5g इज इक्वल टू टी, फर्स्ट इक्वेशन। ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा, तो t इज इक्वल टू f। हाँ, फ्रिक्शन वो आगे स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन पीछे, तो t f के इक्वल है और f म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन है, तो इन दोनों को इक्वेट कर लिया, आंसर आ गया। इक्वेट करके आंसर आएगा। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें?